नमस्कार दोस्तों, आज से हम कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की सीरीज को चालू करने जा रहे हैं अपने इस चैनल पर। आपको इसके अंदर सामाजिक विज्ञान से जो भी रिलेटेड 8वीं कक्षा से वीडियो है वो सारी की सारी अब धीरे धीरे एक एक करके इसके अंदर मिलती जाएंगी। आपको ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर इजी वे में आपको पूरे भारतीय संविधान के बारे में जो पहले पार्ट में है उसको दिया गया है उसे समझाऊं। ऐसा ही मैं सेकंड चैप्टर के बारे में भी समझाऊंगा, मगर आपको यहाँ पर दो तीन चीजें समझने की जरूरत है। हम इसे बुक की तरह नहीं पढ़ते हुए जाएंगे, यहाँ पर हम मेन मेन मोटा जो कंसेप्ट है, जो इसकी मेन धारणा है, जो आपको मेन समझने की जरूरत है आपकी 8वीं कक्षा के अनुसार, वही हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे और एक बेस सा बनाते हुए चलेंगे, एक बेस मजबूत करते हुए चलेंगे, ताकि आप अपने क्लास में अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो और बच्चों से एक अच्छे परफॉर्मेंस कर पाओगे और बेहतरीन आप इस पूरी वीडियो को अगर देख लोगे। और मेरा मानना यह है कि आपसे ज्यादा पाठ है इसकी नॉलेज नहीं ले पाएगा। यहाँ पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा मैं यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश करूंगा आपको इसको बारीकी से समझा दूं। आपका जो मेन मोटिव है, जो बेसिक्स है, उसके बारे में हम यहाँ पर समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर होना वाला है वो हम पहले ही पार्ट से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है भारतीय संविधान, और ये कक्षा 8 की किताब है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये दस्तावेज है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये किसी भी देश का एक ऐसा किताब है, मान लो, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि इस देश की शासन व्यवस्था, यानी यहाँ पर कैसे राज करा जाएगा, पुलिस, सेना, प्रशासन, न्यायालय जो है, कोर्ट, ठीक है, ये कैसे काम करेंगे, ये सारा कुछ कहाँ लिखा गया है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। व्यक्ति को क्या अधिकार होने चाहिए, वो सारा कुछ कहाँ लिखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में। बच्चों को क्या अधिकार होने चाहिए, वो सारा कुछ कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में हम इसे कहते हैं संविधान। तो ये कक्षा 8वीं की क्लास है और यहाँ से हम बेसिक्स से शुरू करते हुए चलेंगे और आशा करता हूँ आपको कम से कम भी आप इस वीडियो को समझना चाहते हैं अच्छे से, या आप इस चैप्टर को बड़े अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आधा घंटे की आप वीडियो को जरूर देखें ताकि आप समझ पाए कि इसके अंदर जो मैंने मेहनत की है वो रंग लाए और आप अपनी सफलता की ओर वो आगे बढ़े। क्योंकि 8वीं क्लास का बच्चा, मेरा मानना यह है कि वो समाज को समझने के लायक है। क्योंकि ये जो क्या होता है, बच्चे की खेलने कूदने की उम्र है, उसके अंदर उसके पास नई नई चीजें आ रही है, फ्रेंड सर्कल, जो भी ये पूरा ग्रुप है उनके अनुसार वो चलने की कोशिश करता है, मगर वहां कहीं ना कहीं वो पढ़ाई से भी डिस्टर्ब होता जाता है। और सरकारी स्कूलों का तो आलम कुछ ऐसा है कि टीचर आ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता, उनकी तो सैलरी पूरी फिक्स होती है और मिलती है। ये हमने भी खुद अनुभव किया है और यही अनुभव अगर आप कर रहे होंगे तो ये वीडियो आप देखो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि संविधान क्या है। संविधान नियमों का वह किताब होता है जिसके जरिए किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। यानी संविधान में क्या है, इस किताब में, इसके अंदर ऐसे नियम कानून लिखे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि किसी व्यक्ति को क्या अधिकार होने चाहिए, पुलिस को क्या अधिकार होने चाहिए, ठीक है, कोर्ट में जाओगे तो क्या अधिकार होने चाहिए, आपके यहाँ पर एमएलए, एमपी, जो निगम पार्षद वगैरह हैं, इनके क्या क्या अधिकार हैं, ये कैसे काम करेंगे, कैसे काम नहीं करेंगे, ठीक है, क्या ये हमारे को मार पीट सकते हैं या नहीं मार पीट सकते, ये सारा कुछ कहाँ लिखा गया है? वो सारा का सारा संविधान में लिखा गया है। तो यहाँ हमने जो आपकी किताब के अनुसार लाइन ली है वो ये है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपकी किताब में और भी दिया गया है, वो ये है कि जब बड़े बड़े समाजों में कई समुदाय एक साथ मिलकर रहते हैं, यानी कि क्या है, यहाँ पर ये मान के चलो दो अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, एक है हिंदू को मानने वाले लोग, एक है मुस्लिम को मानने वाले लोग। अब ये दोनों कम्युनिटी जो है, ये दोनों जो समुदाय हैं, आपके आसपास में भी देखा होगा आपने, हिंदू मुस्लिम में रहते हैं, या आप इसको ये भी मान सकते हो कि आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पर कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है, कोई किसी और राज्य से आया हुआ है और आप साथ में रह रहे हो और एक दोस्त की तरह व्यवहार कर रहे हो, साथ में रह रहे हो। अब आपके कुछ त्योहार ऐसे होंगे जो वो नहीं मनाते, ये मनाते, यानी आपके कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जो वो नहीं मनाते, उनको लगता है कि ये खराब है और आपको लगता है कि ये सही है। अब ये खराब और सही के बीच का जो सहमति बनानी है वो कैसे बनेगी? तो वो संविधान में कुछ ऐसे नियम कानून लिखे जाएंगे जिसके उस सहमति को आपको तोड़ना नहीं है, उसी के अनुसार चलना है। और सहमति को तोड़ने से रोकने के लिए क्या बनाई गई है? पुलिस बनाई गई है कि पुलिस आपको उस सहमति को कभी नहीं तोड़ने देगा। तो यहाँ पर क्या आपका जो डेफिनेशन बन के आती है वो क्या है? बड़े बड़े समाजों में कई समुदाय साथ में रहते हैं, वहां नियमों को आम सहमति के द्वारा तय किया जाता है। आधुनिक जो समाज है उसमें यह नियम जो है वो लिखित तौर पर जिस दस्तावेज में मौजूद है वो क्या है? वो संविधान कहलाता है। संविधान नियमों का वह किताब है जिसके अंदर देश की शासन व्यवस्था के लिए जितने भी नियम कानून हैं वो लिखे जाते हैं और शासन व्यवस्था को इसी नियम कानून के अनुसार चलाया जाता है। तो वो कहां पर से? संविधान में जो लिखा हुआ उसी के तौर पर चलाया जाता है।
अब जो सबसे मुख्य आपके इसके अंदर एक क्वेश्चन के तौर पर है, आपकी किताबों के मेन सार बता रहा हूं मैं आपको, ताकि आप समझ पाए, क्योंकि किताब की तरह पढ़ा दूंगा तो एकदम अजीब सा हो जाएगा। मगर ये सीरीज अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे हम, उसके बाद एक बार हम पूरी बुक को रीड करते हुए चलेंगे। तो वो सारा कुछ इसके चैनल के अंदर, हमारे चैनल पर धीरे धीरे करके आता जाएगा। अगर आप कक्षा 8 की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी वीडियो को, ये जो वीडियो है इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें। और कोई सुझाव आप देना चाहते हैं कि आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर कुछ चीज आपको और क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वह आप कमेंट करना नीचे, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले यहां पर हमने जो पहला लिया वो ये है, भारत को क्यों संविधान की आवश्यकता पड़ी, वो भी लोकतांत्रिक संविधान की। तो यहां से हम इस क्वेश्चन को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है, दोनों हम एक साथ कवर कर लेंगे। ज्यादातर देशों का अपना संविधान है, जहां लोकतंत्र नहीं है वहां भी संविधान है। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, भारत को क्यों संविधान की आवश्यकता पड़ी, वो भी लोकतांत्रिक संविधान की। तो यहां पर संविधान की तो हमने व्याख्या कर ली है कि संविधान नियमों की वो किताब है जिसमें किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, उसके नियम कानून जहां लिखे जाते हैं वो संविधान है। संविधान, लोकतांत्रिक का मतलब होता है लोकतंत्र, यानी लोगों का शासन। लोगों का शासन का मतलब क्या है, जहां पर जनता शासन कर रही होगी। और यहां पर आपने देखा कि हर किसी को वोट देने का अधिकार है, हम एक अपना मनपसंद व्यक्ति को चुनते हैं जो हमारे तरफ से सरकार में जाता है। वो क्या होता है, हमारे एमपी होते हैं या एमएलए होते हैं, आपने अक्सर नाम सुना होगा। अब संविधान जो है वो भी क्या है, नियमों की वो किताब है। मगर वो नियम कैसे तैयार किए जाएंगे, लोकतांत्रिक, यानी जनता ने जो सहमति से बंदे भेजे हैं वो व्यक्ति बनाएंगे संविधान को कि नियम कानून क्या होने चाहिए। मगर उसी के साथ सबसे पहले अब आप ये देखो, ये वर्ल्ड का मैप है पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पर रशिया है, यहाँ पर ये अलग अलग जितने भी देश हैं, ऐसा नहीं है कि इसका संविधान नहीं है या फिर इसका संविधान है, सारे ही जितने भी देश हैं सबका संविधान है सारे। क्योंकि नियम कानून तो हर जगह चल रहे हैं, चाहे वहां पर राजा का शासन हो, चाहे वहां पर लोगों का शासन हो। लोगों का शासन यानी लोकतंत्र, राजा का शासन यानी राजतंत्र। जहां धार्मिक शासन है वहां धर्मतंत्र के हिसाब से भी कह सकते हैं। वहां पर क्या होता है, धर्म को ऊपर रख दिया जाता है। यानी जैसे पाकिस्तान है, वहां पर मुस्लिम जो धर्म है, इस्लाम, वो सर्वोच्च है। तो इस्लामिक जो पद्धति है शासन की, वहां नियम कानून किस हिसाब से चलेंगे, जो इस्लाम के अंदर, उनके कुरान के अंदर लिखे गए हैं उसके अनुसार उसको चलाने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ पर भारत में देखो रामायण वगैरह सब कुछ है, तो हमारे यहाँ पर जो कायदे कानून है वो उससे नहीं चलते, हमारे यहाँ किससे चलते हैं, वो संविधान से चलते हैं। तो हम अब पहले क्वेश्चन को एकदम सही से समझने की कोशिश करते हैं कि भारत को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, वो भी लोकतांत्रिक संविधान की। तो लोकतंत्र, लोगों के शासन के द्वारा। आपको यहां पर एक चीज समझना है, वो क्या है, 1947। हमारा देश कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे देश में कैसी शासन व्यवस्था चलती थी, तो हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज अपने मतलब के मन मुताबिक वाले कानून बनाए जाते थे उनके द्वारा। कोई व्यक्ति है, उनका विरोध कर रहा है, उन्होंने ऐसे कानून बनाए और उन व्यक्तियों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर लेकर जेल में डाल दिया। कई बार डिटेन कर लिया, कई बार उन्हें पता चल रहा है कि यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियां जारी हो रही हैं, तो वहां पर क्या किया कि क्रांतिकारी जो भी करेगा, जो भी क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा होगा, उन व्यक्तियों को जेल में डाल दिया जाएगा, इतने साल के लिए दंड दे दिया जाएगा, उन्हें काला पानी की सजा दे दी जाएगी। यानी काला पानी का, जहां भारत के जो नक्शा है, ये जो भारत है इससे बाहर इलाके, ये समुद्री इलाकों में एक तरीके से जाके एक जेल हुआ करती थी, सेलर, अंडमान निकोबार में होती थी, वो इस जगह के आसपास का पड़ता है एरिया, तो वहां पर भेज दिया जाता था लोगों को। तो ये जो कायदे कानून थे अंग्रेज के, वो क्या चलते थे, अपने मनमाने के हिसाब से चलते थे। ऐसे ही हम राजा के शासन में देखे, राजतंत्र। अब देखो, अंग्रेज के शासन से पहले किसका शासन था, वो था राजाओं का शासन, है ना। आपने यही पढ़ा होगा, पहले राजा आए, फिर अंग्रेजों ने राजाओं से गद्दी छीनी, अंग्रेजों ने राज किया, उसके बाद अब लोगों का शासन आया, जनता का शासन आया, वो 1947 से आया, 15 अगस्त 1947 से। तो जब राजा का शासन था उस समय भी व्यवस्था यही थी, है ना। राजा का जो मन करे राजा वो करे। राजा का किसी के साथ आपसी, समझ लो क्या है, मुटाव हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, जिसे हम खुंदक कहते हैं, वो हो सकता है। तो वो क्या करेगा राजा, राजा क्या उसकी बात सुनेगा। अगर आप मान के चलो आप राजा हैं, आपके दोस्त से आपका कोई दुश्मनी हो गई, किसी बात को लेकर आपकी नजरअंदाजी हो गई, अब उससे आपका मतलब नहीं बन रहा और आपके मन में इतना गुस्सा आ गया कि इसको तो मैं मार के रहूंगा, तो अगर आप राजा के बेटे हैं या आप राजा हैं, तो आपके लिए उसे सूली पे चढ़ाना कोई बड़ा खेल नहीं है। 2 मिनट का काम है, आपने एक फरमान जारी किया, खत्म। क्योंकि राजा के पास 3 तरीके की शक्तियां होती हैं।
विधायिका की, कार्यपालिका की, न्यायपालिका की। विधायिका यानी कि वो कानून बना देगा, ठीक है, किस व्यक्ति को दंड दिया जाए, वो कानून नहीं बनाएगा। विधायिका की होगी। कार्यपालिका की यानी लागू करवाने वाले का क्या, कानून तो बनवाया उसने, बोला कि इसको उठा के, हाँ भाई पुलिस वालों जितने भी हो वो लेके जाओ उसको फांसी पे चढ़ाने के लिए। न्यायपालिका का क्या, न्यायपालिका वही है, उसके माता पिता अगर कह रहे हैं कि नहीं बेटा हमारा बच्चा तो निर्दोष है, आप इसको छोड़ दो, और वो नहीं छोड़ रहा या उसे छोड़ भी दे रहा है, तो वो क्या है, न्याय कौन कर रहा है यहाँ पर, एक ही कर रहा है। और जब ये तीनों एक व्यक्ति के पास ये तीनों पावर आती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो वो राजतंत्र हो जाता है, ठीक है। और यही किसी लोगों के बीच में जब ये संविधान में आ गई, ये किताबों के अंदर दे दी गई, हमारे यहाँ पर देखो अलग अलग चीजें बनी हुई, अलग अलग पार्ट में ये सारी चीजें डिवाइड कर रखी है, ताकि ऐसा राजा वाला शासन वाली स्थिति ना आ सके। तो अंग्रेजों का जब शासन था तो वहां अंग्रेज अपने मनमाने कानून बनाते थे। आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी ने कितने सारे आंदोलन चलाए, असहयोग आंदोलन, नील सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, बारदोली आंदोलन जो वल्लभ भाई पटेल ने चलाया था। तो ऐसे बहुत सारे आंदोलन है। भारत छोड़ो आंदोलन एक बाद में चलाया गया, ठीक है। सामान्य अवज्ञा तो था ही और ये सारे जो मेन आंदोलन है ये धीरे धीरे समय समय पर भारत के अंदर चलाते गए। तो ये किस लिए थे, अंग्रेज की नीतियों के विरुद्ध में थे। अब जब अंग्रेज की नीतियों के विरुद्ध में बनाया गया तो अब सबसे पहले तो उनको एक चीज समझ में आती थी, जो आप ये मान के चलो, मान के नहीं, या आप बात को अपने कान के अंदर डाल के चलो, कि जब भारत का संविधान बन रहा था तो वहां पर जो संविधान सभा थी, जो संविधान बनाने का काम करती, उसके अंदर बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति जो थे, समझदार जो व्यक्ति थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर सबसे बड़ा नाम है वहां पर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो वहां पर बैठे हैं। तो वो ऐसे कानून बनाएंगे जो सभी तबके के लोगों के लिए, यानी कोई एक बड़ा व्यक्ति किसी छोटे व्यक्ति पर अत्याचार ना कर सके, एक अमीर किसी गरीब पर अत्याचार ना कर सके, इस तरीके के नियम कानून बनाए जाएंगे। छुआछूत के आधार पर कोई दूसरे पर अत्याचार ना कर सके, क्योंकि हमारे भारत में छुआछूत सबसे ज्यादा फैली हुई एक प्रथा थी, है ना, अनटचेबिलिटी। छुआछूत की आलम यह था कि अगर कोई ब्राह्मण किसी रोड से जा रहा है तो जो दूसरी जो जातियां हैं, जिनको वो निम्न जातियां कहते थे, यानी छोटी जातियां कहते थे, उनको साइड पे चलाया जाता था कि आप रोड में नहीं चल सकते, हमारी चलने की जरूरत है। आप ये सोच सकते हो कि एक व्यक्ति के जाने से रोड गंदा हो जाएगा क्या, नहीं होगा, मगर यहाँ पर ऐसे रीति रिवाज थे। तो इस वजह से जरूरत पड़ी हमें लोकतांत्रिक संविधान की, कि शासन कौन करेगा। अब राजा का शासन चला गया, अंग्रेजों का शासन चला गया, अब शासन कौन करेगा, व्यक्ति करेंगे। हम डायरेक्ट तो शासन करते नहीं, आप ये सोच रहे होंगे हम तो नहीं करते, मगर आपके मम्मी पापा जिसको वोट देते हैं वो हमारी तरफ से जाता है वहां पर आगे, यानी कि हमने उसको सहमति दी है कि आप हम पे शासन करो। तो लोकतांत्रिक संविधान के अंदर जो शासन व्यवस्था वो ऐसे चलती है। अब ज्यादातर देशों का जो दूसरा है, जो अपना संविधान है, जहां लोकतंत्र नहीं है वहां भी संविधान है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ जितने भी सारे देश हैं उसके अंदर संविधान है, चाहे वो राजा का शासन हो, चाहे वो देश में किसी धार्मिक शासन हो, चाहे वो देश के अंदर लोकतांत्रिक शासन हो, चाहे उसमें तानाशाह की शासन क्यों ना हो, उस सारे के सारे जगहों पे क्या होगा, अपना अपना संविधान होगा। क्योंकि नियम कानून क्या है, कहीं ना कहीं तो अपना है। चाहे वो राजा के पास हो, राजा के पास भी सेना होगी, वो भी अपना क्या है, नियम कानून बना के चलेगा ना, कि ये जो मेरी सेना वो ये रक्षा का कार्य करेगी, ये जो कुछ व्यक्ति है काजी मौला वगैरह ये क्या करेंगे, ये न्याय व्यवस्था के अंदर जाएंगे, ठीक है। राजा जो है वो भी न्याय करेगा। तो ये प्रथा जो है ये हर जगह चलती आई, क्योंकि एक पूरे समाज को चलाने के लिए कुछ नियम कानून तो बनाने पड़ेंगे, और वो नियम कानून पहले भी थे आज भी थे। पहले क्या था, वो भगवान के नाम पे हम चलाते थे कि ये कुछ सही है, तो ये भगवान ने कहा हम ऐसे चलाएंगे, हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे, हम ठीक ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे नियम कानून ये बहुत पहले से चले आए। फिर राजा आए तो राजा ने अपने तरीके से चीजें चलानी शुरू की, सिक्के बनाने शुरू किए। ये क्या था, ये संविधान है नहीं, मतलब संविधान की तरह चल रहा है, क्योंकि नियम कानून कहीं ना कहीं से बन के आ रहे हैं। और वो नियम कानून के आधार पर जब देश चल रहा था, वहां पर क्या है कि सारे के सारे देश संविधान को पालन कर रहे हैं, चाहे वो राजतंत्र हो चाहे वो लोकतंत्र हो। जैसे अब आप मैप की तरफ आओ, आपने नॉर्थ कोरिया का नाम जरूर सुना होगा, वो इस साइड के अंदर पड़ता है एरिया। अब यहां पर मैं मैप पे लगा दूंगा अभी आपको। तो नॉर्थ के एरिया के अंदर क्या है, राजा का शासन है। अब और जो पाकिस्तान है उसके अंदर धार्मिक शासन है, बांग्लादेश के अंदर धार्मिक शासन है, ठीक है, ईरान के अंदर धार्मिक शासन है, सऊदी अरब में जितनी कंट्रियां हैं अरब की, ये जो गल्फ कंट्रीज हैं जितने की हैं, अरब, कुवैत, ओमान, ठीक है, UAE, जितने भी कंट्रीज है, यहाँ पर क्या है, ये धार्मिक शासन है यहाँ पर सारे के सारे, यानी धर्म के आधार पर चल रहा है। इस्लाम धर्म प्रमुख है, तो उस शासन का जो आधार है वो शरीयत के अनुसार चल रहा है। तो वहां पर क्या है, राजा का शासन है, मगर राजा के शासन को भी चलाने के लिए क्या, जैसे मैंने अभी बताया कि एक नीचे वाली पुलिस भी होगी, उनके न्यायालय भी होंगे, वहां पर कानून भी बनाए जाएंगे। तो ये जो भी ये सबको जो पाठों में लिखा है कि कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा, पुलिस क्या कार्य करेगी, राजा क्या काम करेगा, राजा का काम तो खैर नहीं लिखा होगा, मगर जो पुलिस क्या कार्य करेगी, वहां पर न्याय व्यवस्था कैसे चलेगी, यहाँ पर सफाई का कार्य कैसे चलेगा, ये सब कहाँ है, ये किताबों पे लिखा हुआ होगा, कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा।
और जहां पर ये चीजें लिखी होंगी वो सारा का सारा क्या है, वो सिर्फ संविधान है। ठीक है, तो संविधान की ये सबसे बड़ी समझ मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि संविधान का मतलब ये नहीं है कि वो किताब है। संविधान में वो नियम ऐसे लिखे गए हैं जिससे किसी देश का समाज चलेगा ही चलेगा। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है, देश का जो भी कानून है वह लिखित तौर पर हो ताकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अपना अधिकार को ना जमा सके। ये देखो, ये एक और लॉजिक है संविधान का। ये संविधान का फायदे के तौर पे है। क्यों? क्योंकि जब कायदे कानून लिखित तौर पर होंगे तो मैं ये नहीं कह सकता आपसे कि आपने मेरे को एक थप्पड़ मारा आप जेल जाओगे, नहीं। आप बता सकते हो कि संविधान में ये लिखा है एक थप्पड़ मारने की सजा जेल नहीं है। आप सबसे पहले कोर्ट में जाएंगे, वहां पर हमारे और आपके बीच में जो बात होगी इस मुद्दे को लेकर वो होगी। उसके बाद अगर मैं इसमें गलत पाया जाता हूं तो शायद मैं जेल ना जाऊं, या फिर जाऊं तो कुछ घंटे के लिए जाऊं। आपके मनमाने तरीके से नहीं जा सकता। तो कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे अधिकार ना कर ले। अधिकार अब कैसे भी हो सकता है। अब यहां पर जो मैंने मुद्दा समझाया, आप यहां पर ये समझो कि एक व्यक्ति ऐसा है जो करोड़पति, एक व्यक्ति जो गरीब है, और करोड़पति ने गरीब को थप्पड़ मार दिया है। अब वो से कह रहा है कि अब तेरे को जेल जाना पड़ेगा। तो क्या ये पॉसिबल है? संविधान कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, मगर प्रैक्टिकल में आप देखोगे कि ऐसा ही होता है। गरीब ने अमीर को मार दिया तो समझ लो गरीब की तो लंका डूब गई, वो कुछ कर ही नहीं सकता। तो यहां लिखित तौर पे जो संविधान है उसके अंदर यही लिखा गया है कि आपको अधिकार है, एक जो अमीर व्यक्ति, एक जो बड़ा व्यक्ति है, वो किसी अपने से नीचे तबके के व्यक्ति को नहीं दबा सकता। तो ये मोटी मोटी बात मैंने आपको इस माध्यम से समझाने की कोशिश की। अब आपकी किताब में एक एग्जाम्पल दिया गया है, वो नेपाल का दिया गया है। नेपाल के अंदर 1990 का जो संविधान था वो राजतंत्र पर आधारित था, यानी कि यहाँ पर राजा का शासन था। राजा का शासन का मतलब समझ गए, राजा का जो इच्छा करेगा वो करेगा। राजा बोलेगा मेरे को ये लड़की चाहिए तो राजा को मिल जाएगी। राजा बोलेगा मेरे को ये जमीन चाहिए तो राजा को मिल जाएगी। राजा बोलेगा मुझे ये खाना तो राजा को मिल जाएगी, चाहे आपको कुछ हो या ना हो, आपकी इच्छा हो या ना हो। अगर उसने बोला कि आपको मेरे यहाँ पर आके काम करना है 1 साल के लिए तो आपको करना पड़ेगा। ये क्या था? ये राजा के शासन में होता है। मगर वहां पर क्या हुआ, 2006 में लोकतांत्रिक शासन लाया गया, यानी लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार के माध्यम से संविधान बनाया गया। और जब लोग संविधान को बनाएंगे, यानी जब मैं और आप मिलकर संविधान बनाएंगे तो मैं और आप अपने हितों के बारे में सोचेंगे। अगर राजा मिलकर संविधान बनाएगा तो राजा अपने हित के बारे में सोचेगा। और आप सबसे पहले आप लॉजिक से ये सोचो कि राजा सिर्फ इकलौता होता है पूरे देश में, तो इकलौता राजा अपने बारे में सोचेगा। जनता तो सारे लोग हैं, मैं आप, आपके साथ जितने भी कक्षा में बच्चे बैठते हैं वो सारे, ठीक है, ये ऑनलाइन जितने भी वीडियो देख रहे हैं वो सारे बच्चे। अगर हम आप मिलकर संविधान बना रहे हैं, आप नियम ऐसे बनाएंगे तो हम और आप दोनों अपने अपने हितों को देख के बनाएंगे ना। हम राजा के हितों को देख के बनाएंगे, क्योंकि राजा एक है और व्यक्ति यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो जब भी राजा का शासन होगा तो राजा अपने हितों के लिए ही बनाएगा। मगर व्यक्ति के शासन में क्या है, व्यक्ति सारे सामान्य जितने भी व्यक्ति होंगे उनके हितों को देख के बनाएंगे, उनके लिए जो बनाए जाएंगे ऐसे नियम कानून बनाए जाएंगे ताकि वो सब कुछ अच्छे से चल सके। अब बच्चों मैं एक चीज ना यहाँ पर आपको बड़ा समझाना चाहता हूं, उसे आप सही से समझना। जो राजनीतिक विज्ञान जो विषय है वो रटने वाला विषय नहीं है। आपको डेफिनेशन किताब के अनुसार लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको नंबर आपके टीचर दे देंगे अगर आपने एकदम अच्छे तरीके से उसको लिख दिया, सोच समझ के लिख दिया। डेफिनेशन की जरूरत नहीं होती। आप संविधान की सिर्फ उतनी ही डेफिनेशन याद कर सकते हैं जितनी मैंने आपको शुरू में बताई है और लिखी हुई जो है हमारी स्लाइड में वही। अब यहां पर से नेपाल की बात रही। नेपाल में अब 2006 के बाद से लोकतंत्र का जो संविधान है वो बनाया गया, यानी लोकतंत्र के थ्रू बनाया गया। लोकतंत्र समझ गए, लोगों के शासन। आपने सुना होगा ना, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन, यानी वो क्या है, लोकतांत्रिक शासन। अब जो एक और दूसरा टॉपिक आता है वो ये है भारतीय संविधान सभा के बारे में, यानी जहां पर संविधान बनाया जा रहा था। तो ये मैंने पिक्चर्स लगाई है जो संविधान सभा की है। यहाँ पर क्या, ये पंडित नेहरू हैं और ये जितने भी लोग हैं ये सारे अलग अलग जाति तबकों से हैं और ये सारे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। ये मिलकर क्या बना रहे हैं, आम लोगों के लिए एक ऐसे नियम कानून बना रहे हैं जो सब जगह लागू हो सके। उसमें कोई ये ना कहे कि यार मैं छूट गया, तुम्हारे लिए कुछ बन गया, मेरे लिए कुछ नहीं बना। तो वो सारे के सारे ये संविधान सभा है। इसके अंदर बैठ के क्या डिस्कशन चल रहे हैं कि क्या हम लोगों को घूमने का अधिकार दें। ठीक है, वहां पर लोग कह रहे हैं हाँ जी हाँ हमें अधिकार होना चाहिए। तो वो बताएंगे कि कौन कहाँ कहाँ में तुम्हें घूमने का अधिकार दे रहा है और कहाँ कहाँ घूमने का अधिकार नहीं दे रहा। वो दोनों चीज वहीं लिखी जाएगी। तो ये संविधान सभा थी। और संविधान सभा आप मान के चलो, जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, ठीक है, उससे पहले ये 1946 से संविधान सभा यानी संविधान बनना शुरू हो गया, वो भी दिसंबर 1946 से। हमें यहाँ पर एक चीज जो आपके बुक में लिखी गई है उसके हिसाब से हम आगे समझने की कोशिश। भारतीय संविधान निर्माता ने लोकतंत्र का विचार क्यों किया, तो ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया। क्योंकि जब भी शासन अंग्रेज का होगा तो वो अपने मनमाने तरीके से कानून चलाएंगे और यहाँ हर एक व्यक्ति अंग्रेजों के कायदे कानून से पिसा पड़ा था। उनके नियम ऐसे थे, आप
मान के आपको हैरानी होगी, जब 1945 के अंदर वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जापान की सेना आक्रमण करने वाली थी भारत पे, आक्रमण कर दिया था। कलकत्ता में करीब 60 से 80 लाख के आसपास लोग अंग्रेजों की पॉलिसी का शिकार हुए। क्यों? उन्होंने सारा का सारा खाना वहां से निकाल लिया। और निकाला क्यों? ताकि जितने भी जापानी यहाँ पर आके कब्जा करें उनको खाना पीना ना मिल सके और वो मर जाए। और जापानी तो आए नहीं, और मर कहाँ गई? मर बंगाल की जनता गई। तो ऐसे कानून ना बना पाए। जब व्यक्ति बनाएगा तो अपने हितों के लिए देखकर ही कानून बनाएगा। तो इसलिए लोकतंत्र को चुना गया, यानी लोगों के द्वारा कानून का निर्माण होगा। लोग ही बताएंगे कि कानून क्या होना चाहिए, शासन क्या होना चाहिए, हमें क्या सुविधाएं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो सारे कौन बताएंगे? लोग तय करेंगे। ठीक है। अब संविधान सभा का इतिहास, जैसे ये तो था संविधान की फोटो जब संविधान सभा चल रही थी, तो सबसे पहले संविधान बनाने का जो विचार था वो दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ये 1990 के आसपास, 1890 सॉरी, ये 1890 के आसपास के टाइम पर विचार दे दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद जो दूसरी बार जो औपचारिक रूप से विचार दिया था अपने न्यूज़पेपर में, वो थे एम.एन. रॉय, मवेंद्र नाथ रॉय। ये एक समाजवादी नेता है, यानी जो अमीरी और गरीबी की खाई को पाटने के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। ठीक है। समाजवादी शब्द को अभी मैं सिर्फ इतना ही बोल के निपटा रहा हूं, बस जहां पर ये समाजवादी शब्द और एक्स्ट्रा आएगा आपके किसी और टॉपिक में आएगा तो मैं इसको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। समाजवादी आप शब्द को एक छोटा सा शब्द नहीं समझ सकते। सबसे पहली बात ये जान लो, समाजवादी का मतलब ये है, आपके स्कूल जैसे पता नहीं कितने सारे कमरे भर जाएंगे वहां पर किताबों से जो समाजवादी लिटरेचर से भरा पड़ा है, यानी इतने ज्यादा उसके ऊपर काम किया गया। समाजवादी का मतलब ये है जो समाज के हितों के बारे में सोचेगा, अपने हितों के बारे में नहीं सोचेगा। जैसे आप हो, आप एक रोटी खाने की सोचोगे, अपने लिए सोच रहे हो, मगर आप जब ये सोचने लग जाओगे ना कि मैं यार एक रोटी लाया हूं, इसको मैं क्यों ना अपने सारे दोस्तों में बांट के खाऊं, तो आप समाजवादी हो। और आप अकेले मैं खा लूं ये सोच रहे हो, तो आप क्या हो? आप उदारवादी हो, आप पूंजीवादी हो। इस तरीके से एक शासन व्यवस्था है, ये चलती है। अगर आपको समाजवादी के बारे में ज्यादा पढ़ना है तो वो हमारे इस चैनल के अंदर वीडियोस हैं, आप जाके उसके अंदर सर्च करके उसे पढ़ सकते हैं ढूंढ के। तो एम.एन. रॉय ने विचार दिया 1934 में कि संविधान सभा होनी चाहिए। मगर एक चीज और है, 1928 के अंदर क्या था, नेहरू को चैलेंज मिला था किसी अंग्रेज के द्वारा। ठीक है। उसने कहा नेहरू से कि आपके बस की है संविधान बनाने की, आप कैसे चला सकते हो देश के नियम कानून। तो नेहरू ने एक संविधान की पूरा का पूरा खाका तैयार करके दिया था कि ये हमारे संविधान यानी हमारे देश के नियम कानून होने चाहिए। उस संविधान का जो खाका उन्होंने दिया, उसके बाद एक जिन्ना ने 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसकी वीडियो हमने अपने इस चैनल में डाल रखी है, आप जाके वो देख लेना कि हमारे यहाँ जो देश में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए वो भी उन्होंने दिया। और इसके बाद 1946 में औपचारिक रूप से संविधान सभा का गठन ही हो गया, फिर संविधान निर्माण का कार्य चलने लग गया। अब ये जो संविधान सभा का गठन था वो तो पहले ही हो चुका था, मगर अब भारत के बंटवारे की बात यहाँ पर आएगी। और अब बंटवारे के साथ साथ अब कुछ चीजें और भी लॉजिक वाली जो है आपको यहाँ समझने की जरूरत है, और बड़ा इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो अब आपके पास और भी जटिल मुद्दों को समझने का मौका आ रहा है, जो मैं यहाँ पर धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो लंबी खिंचती जा रही है, मैं चाहता नहीं हूँ कि ज्यादा लंबी बने, मगर टॉपिक को समझाए बिना मैं भी नहीं छोड़ना चाहता। तो वीडियो अगर लंबी बन रही है तो आप अपना दिल थाम के बैठे रहो, मगर ये है कि आप जब इस पूरी वीडियो को देख के उठोगे तो मेरी गारंटी है कि आप बहुत बेहतरीन सीख के जाओगे। ठीक है। तो यहां पर जो दूसरा टॉपिक था वो ये था कि भारतीय संविधान सभा के सामने चुनौतियां क्या थी। चुनौतियां मैंने बता दिया, आजादी से पहले ही संविधान सभा बन गया था, ये मैंने पिछले अभी बता दिया गया। तो सबसे पहले क्या समस्या थी, भारत और पाकिस्तान बंटवारा तय हो चुका था। तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, जो आपने सुना ही होगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, आप क्या ये जानते हैं कि आजादी की डेट ये एकदम रातों रात आजादी नहीं हुआ कि दो बंदे जुआ खेल रहे हैं आपस में। ये नहीं हो रहा कि 15 अगस्त को तू आजाद हो गया, चल 14 अगस्त को मैं आजाद हो जाऊंगा, छोड़ दे तेरा मेरा देश का बंटवारा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जो शख्स बैठा है ना अंग्रेज, इसका नाम है माउंटबेटन। ये जो साइड में बैठा हुआ है ये है मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग के जो सबसे सर्वोच्च नेता वो ये थे, और ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता। अब यहाँ पर ये जो मुस्लिम लीग के नेता है, एमएल लिख रहा हूं, मुस्लिम लीग, ठीक है, और ये है कांग्रेस, सी लिख रहा हूं मैं इसको। कांग्रेस के जो नेता हैं वो नहीं चाहते कि देश का बंटवारा हो, मगर ये जो मुस्लिम है वो ये चाहते हैं कि देश का बंटवारा हो। और इसके कुछ अलग अलग कारण हैं, यहाँ पर बहुत सारे वो कारण हैं, मैं यहाँ डिस्कशन नहीं करना चाहता, मगर मोटा मोटा ये डिस्कशन कर देता हूं कि मोहम्मद अली जिन्ना जो ये व्यक्ति हैं, इनको ये लगता था कि यदि हम भारत में रहे तो जो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनको अधिकार नहीं मिल पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे? क्योंकि वहां पर जो व्यवस्था के अंदर ज्यादा लोग हैं वो हैं हिंदू। और मैंने अभी आपको बताया था, सबसे शुरू की स्लाइडों में हमने इस पर डिस्कशन कर लिया है कि बहुमत में अगर कोई धर्म आ जाए या फिर कोई एक जाति का व्यक्ति आ जाए
तो वो चाहे तो दूसरे के धर्म के जो व्यक्ति हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं, उन पर अपने विचार को थोप सकते हैं, क्योंकि लोगों के द्वारा लोगों के लिए सरकार है। जब आप मान के चलो 80% हिंदू हैं और वहीं पर 20% मुस्लिम है, तो क्या कोई ऐसे कानून बन सकते जो 20% मुस्लिम के हिसाब से हो? आपको सीधा सीधा लगेगा नहीं बन सकता, क्योंकि 80% तो यहाँ बोल रहे हैं। मगर भारतीय संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि कानून दोनों के हिसाब से बन जाएंगे। वो पर्सनल लॉज वगैरह के कई मुद्दे हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो दोनों के लिए छोड़ दिए गए हैं, कुछ मुद्दे आरक्षण के लिए हैं। तो मिलता सबको ही पूरा है, मगर यहाँ पर जो मैंने एक कंडीशन बताई है, ये 20 और 80 का जो रेशो है, यहाँ आप समझ सकते हो कि 80 वाला ही जीतेगा, यानी हिंदू जो पार्टी है, हिंदू मेजोरिटी है, वही जीतेगी। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना के जो मन में जो सबसे बड़ा डर था वो यही था। तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा तय हो चुका था। अब बंटवारे की डेट मैं बता देता हूँ कि वो कब तय हुआ था। 3 जून की एक आपको डेट याद रखनी है, 3 जून 1947। ये वो दिन है जब ये लॉर्ड लुई माउंटबेटन कहाँ गए? ब्रिटेन में गए। ब्रिटेन में उन्होंने बोला कि हम भारत को आजाद करना चाहते हैं, यानी कि हम भारत से शासन व्यवस्था हटा रहे हैं। उसकी अपनी वजह थी, क्योंकि ये यहाँ पर हार चुके थे, और हार क्या चुके थे, जीतने के बाद भी हार चुके थे, ये मान सकते हो। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, हिटलर ने खुद को मार लिया। उसके बाद इन्होंने जापान की सेना पे 2 परमाणु बम गिरवा के जापान के जब घुटने टिकवा दिए, उससे भी रिलेटेड मैंने वीडियो डाल रखी है। तो उसके बाद अंग्रेजों ने कहा कि अब ना हम भारत पे शासन नहीं कर सकते, मगर 2 साल बाद तक भी उन्होंने शासन किया। तो भारत के अंदर कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, उसमें क्या था, नेवी ने एक बार विद्रोह कर दिया, कि अब आर्मी ने विद्रोह किया, वो भी जल सेना ने विद्रोह किया कि हमारा खाना, जो हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो सुविधाएं हैं, उसको बढ़ाया जाए, उसको नहीं बढ़ाया जा रहा है। और जो भद्दे कमेंट हम पे किए जाते हैं इंडियन होने के नाते, भारतीय होने के नाते, वो ना किए जाए हम पे। तो अंग्रेजों ने इसको अपने ईगो के ऊपर लिया और उनको दबाने की कोशिश की। अब दबाया तो नहीं। दोस्तों यहां पर आपको एक महत्वपूर्ण बात जानने की जरूरत यह है कि 3 जून 1947 था, उसके दिन ये जो लॉर्ड लुई माउंटबेटन है, ये ब्रिटेन में गए, क्योंकि भारत की जो शासन व्यवस्था थी वो ब्रिटेन की महारानी चला रही थी। वहां से उन्होंने कहा कि हम भारत, और जो भारत है उसको आजाद करना चाहते हैं, क्योंकि भारत की कंडीशन ऐसी हो गई है कि वो आजादी नहीं हो पा रही है। और इसका पूरा एक खाका तैयार करके वहां गए। वहां पर उन्होंने विक्टोरिया से, जो महारानी थी, उससे साइन करवाया, और उस साइन के अंदर एक डेट लिख के आई थी, ठीक है। वो जब साइन हो गया उसके बाद 18 जुलाई को, मतलब वहां पर से जो साइन हुआ वो 18 जुलाई के दिन साइन हुआ। और ये 18 जुलाई में जब साइन हुआ तो वहां लिखा गया कि 15 अगस्त 1947 है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम भारत को छोड़ देंगे, अपने यहां से हम अपना राज्य हटा देंगे। तो अब ये जितने दिन थे वो क्या था, जो बीच का गैप आ गया, वो जो उभर के आया कि डेट जो थी आजादी की वो यहां मिल गई। तो आप ये नहीं मान सकते कि 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ है। आजादी की घोषणा आपको कोई बोले या फिर आप अपने टीचर से पूछना, वो बताएगा 18 जुलाई के दिन घोषणा कर दी गई थी कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद कर दिया जाएगा। तो ठीक है, आपके मन से ये दुविधा हटी कि एक ही दिन में आजादी की घोषणा नहीं हुई है। 2 लोग जुआ नहीं खेल रहे आपस में कि आज पाकिस्तान आजाद हो गया, आज भारत आजाद हो गया। नहीं, पहले ही डेट तय कर दी गई थी कि इस दिन पाकिस्तान आजाद माना जाएगा। तो ये मोहम्मद अली जो जिन्ना है, उन्होंने कहा कि हम 14 तारीख की रात को बनाएंगे, और भारत ने कहा कि हम 15 तारीख की रात को बनाएंगे। कुछ घंटों का फर्क था, दोनों ने बनाया। ये भारत पाकिस्तान बंटवारा जो था वो तय हो चुका था। तो ये मैंने पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया, ठीक है। ये आपके यहाँ पर बुकों में भी लिखा हुआ है। देश की एकीकरण में समस्या, ये आपका सबसे बड़ा टॉपिक है जो अभी समझने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। और शायद से आपने इससे पहले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, या फिर आप आगे जाके जरूर इसको पढ़ेंगे, मगर यहां पर आप इस चीज को समझ के जाएंगे तो आपके लिए बड़ी, समझ लो, सुखमय होगा कि हाँ, मैंने ये चीज तो पहले किसी वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने ये पहले नहीं सुना होगा तो आप इस पे एक लाइक जरूर करना, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अब जो दूसरा था वो एकीकरण की समस्या। अब सबसे पहले आप 1947 यानी 15 अगस्त 1947 से पहले का हम भारत को देख रहे हैं। अब इस भारत के अंदर क्या है, राजा राजा शासन नहीं कर रहा, या अंग्रेज ही पूरे भारत पर शासन नहीं कर रहे। ये चीज आप मान लो, ठीक है। यही सबसे बड़ा फैक्ट है कि आपको लगता था ना कि अंग्रेज शासन करते थे, अंग्रेज शासन नहीं करते थे। और अंग्रेज का मतलब होता है वो अंग्रेज जो इंग्लैंड में रहते हैं, वो अंग्रेज नहीं जो अमेरिका में रहते हैं, वो अंग्रेज अलग है। हमारा जो मेन अंग्रेजों का, जो अंग्रेज जो बोले जाते हैं मेन अंग्रेज, वो बोला जाता है ब्रिटेन वालों को, जिन्होंने भारत पर कब्जा कर रखा था। तो ये जो पीला वाला हिस्सा दिख रहा है, ये देखो, ये लिखा हुआ है ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। यानी कि जिस पर कब्जा किसका है, अंग्रेजों का। और ये ब्लू वाला जो है वो लिखा हुआ प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली यानी राजा वाला स्टेट, जहां पर राजा शासन करते हैं। हैदराबाद का निजाम सबसे अमीर व्यक्ति था जो राजा शासन कर रहा है। यहां पर देख रहे हो आप, राजा भी शासन कर रहा है, यहां पर अंग्रेज भी शासन कर रहे हैं, मगर राजा जो है वो अंग्रेज के झंडे के तले शासन कर रहे हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि अंग्रेजों का शासन है।
ठीक है, मगर यहाँ दोनों तरीके से शासन हो रहा है, राजा भी है और अंग्रेज भी है। मगर अंग्रेज क्या है, उन्होंने राजा के जो अंग्रेज जो है उन्होंने राजा को अपने नीचे कर लिया, और राजा ने जो है वो अंग्रेजों की छत्र छाया को स्वीकार कर दिया कि हम आपके छत्र की छाया के नीचे हैं। तो यहाँ पर जो एकीकरण की समस्या थी, यानी कि जो आजादी की डेट थी, तो ये जो लॉर्ड लुई माउंटबेटन है, इन्होंने 18 जुलाई को ही, जो अभी डेट मैंने आपको बताई थी, ये बिल लाए थे कि 15 अगस्त 1947 को पास हो जाएगा, ये घोषणा 18 जुलाई को कर दी थी इन्होंने। और उसी 18 जुलाई के अंदर ये लिखा गया था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कैसे होगा वो इसी के अंदर था। मैं इस पूरे बंटवारे को यहाँ पर समझाता हुआ जा रहा हूँ ताकि आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ये एक वीडियो बड़ी इनफ है आपको कई सारे टॉपिक्सों को समझने के लिए। ये इकलौती नहीं है, मैं इसे खुल के समझाना चाह रहा हूँ इसलिए ताकि आपके अंदर कंफ्यूजन ना रहे, और रट्टा मत मारो। ये सिर्फ समझने का विषय है, आप 2 बार वीडियो देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि देश कैसे चल रहा था। क्योंकि आज आपने 8वीं क्लास पास करी, आप उसके बाद 9th करेंगे, 10th करेंगे, 12th करेंगे, और आगे बढ़ते जाएंगे, और आप ये देखोगे कि यही चीज कंसेप्ट आगे बढ़कर ही आ रहा है। तो यहाँ राजा और अंग्रेज जो है दोनों मिलकर शासन कर रहे थे। इन्होंने बोला, लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने घोषणा की कि भारत जो है, ये पूरा भारत, इसमें से 2 राज्य बनाए जाएंगे, एक भारत, ठीक है, और दूसरा जो है वो पाकिस्तान। तो जहां पर जो मुस्लिम है वो ज्यादा रहते थे, वो ये पाकिस्तान वाला एरिया था, और एक ये अभी का बांग्लादेश वाला एरिया था, ठीक है। यहाँ सबसे ज्यादा जो मुस्लिम थे वो रह रहे थे, तो 2 देश पाकिस्तान और ये बने। मगर इन्होंने एक घोषणा और करी कि ये जो नीले वाले देश हैं, यानी प्रिंसली स्टेट है, ये सारे, इनकी मर्जी है, ये जिस देश में चाहे वो मिल सकते हैं, यानी चाहे भारत में मिल जाए, चाहे तो ये पाकिस्तान के साथ मिल जाए। तो ज्यादातर राजाओं ने क्या बोला कि हम पाकिस्तान से मिलेंगे, कुछ ने कहा कि हम हिंदुस्तान से मिलेंगे, मगर कुछ ने ये कह दिया कि हम तो अलग ही देश बनाएंगे, जैसे कि जम्मू और कश्मीर, हैदराबाद, और यहाँ पर एक जूनागढ़ के नवाब थे, वो पूरा का पूरा एरिया, जो राजस्थान का जैसलमेर का एरिया, उसके अंदर भानु सिंह थे, जो उन्होंने, ये ज्यादातर ये लोग थे जो मानते थे कि नहीं यार, हमारा ना अलग से हम बना सकते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़ी रियायतें हैं, इनके पास पैसा भी बहुत है। तो यहां पर देश के अंदर क्या था, देश को एक करने की समस्या आ रही थी, तो वो जो काम किया था वो किया था यहाँ पर सरदार पटेल। तो पटेल को ये उपाधि दी गई है कि एकीकरण इसने भारत का करवाया, क्योंकि उन्हीं के एफर्ट से ये सारे के सारे जो प्रिंसली स्टेट है, आप ये पूरा एरिया मान के चलो, कटा हुआ नक्शा नहीं मिलेगा, ये सारे के सारे कहाँ आके जुड़ गए, भारत में पूर्ण, और पूरा संपूर्ण भारत बनाया। जम्मू कश्मीर बाद में जुड़ा, इसके अपने कुछ अलग फंडे थे, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब भारत के पास एक संपूर्ण भारत आ चुका, और इसके अंदर नियम कानून कहाँ बना रहे हैं, तो वो संविधान सभा में बना रहे हैं पूरे के पूरे। इसलिए आप देखोगे कि संविधान बनाते बनाते 1950 आ गया, और जबकि हमें आजादी मिल गई थी 3 साल पहले ही, 1947 में, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए इसको। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान के कुछ फायदे होते हैं, तो संविधान के जो सबसे पहला फायदा है वो देखो ये है कि मैंने मेन पॉइंट समझाने की कोशिश की आपकी किताब के अनुसार। नेता सत्ता का दुरुपयोग ना कर ले, इसलिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। नेता यानी कि जो हमने लोगों को चुना है, आपने देखा ना, नेता भ्रष्ट होते हैं, चोरी कर रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, हमारा सड़कें नहीं बनाते हमारे यहाँ की, हम उन्हीं को वोट दे रहे हैं जबकि। तो संविधान ने हमें कुछ मूलभूत अधिकार दिए, क्यों, ताकि ये जो नेता लोग हैं, यानी ये राजा ना बन जाए। राजा का मतलब समझ रहे हो, अगर सारे नेताओं ने आपस में सांठ गांठ कर ली, सारे पुलिस वालों ने मिलकर सांठ गांठ कर ली, तो ये बताओ आम आदमी को क्या ये अपने उंगली पे नहीं नचा सकते? इनका जो इच्छा करेगी वो कर सकते हैं। यहाँ पर ये लॉजिक समझने की है, मगर ये ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? ऐसा ना करवाने का रीजन है मौलिक अधिकार। इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा संविधान की आत्मा, यानी 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद जो है वो मौलिक अधिकार का था। इसे बोलते हैं हम फंडामेंटल राइट, यानी फंडामेंटल जो मूल है ही है, यह एक व्यक्ति को चाहिए तो चाहिए। और यही फंडामेंटल राइट्स हैं जो अंग्रेजों के टाइम पे मिसिंग थे, यानी अंग्रेजों ने यही अधिकार हमें नहीं देखा था, समानता का अधिकार नहीं देखा रखा था, क्योंकि अंग्रेज थे वो बड़े बड़े पोस्टों पर जाते थे, भारतीयों को नीचे पोस्टों पर रखते, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दे रखा था। भारतीय और कुत्तों का अंदर आना मना है, ये किसने लिखवाया था? अंग्रेजों ने लिखवाया था। तो ये क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन था। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी हमारा शोषण हो रहा है, ये हमें कहीं नहीं आने दिया जा रहा, तो इसके विरुद्ध भी हम कोई अपील नहीं कर सकते। और ना करने का रीजन क्या था कि शोषण के विरुद्ध हमें कोई अधिकार दिया ही नहीं गया था। तो ये सारे अधिकार यहाँ पर दिए गए, धर्म को मानने का भी दिया गया। तो इस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए, ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी दिया गया। यानी कि ये भी कोई अगर इन सारे के सारे जो हमारे राइट्स है इस पे कोई उल्लंघन करता है तो हम उसके थ्रू क्या, आर्टिकल 32 के थ्रू, जो अनुच्छेद है ये बोलते हैं आर्टिकल 32, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हम कोर्ट में जाके इसको चैलेंज कर सकते हैं कि हमारे इन अधिकारों का उल्लंघन हो गया, ठीक। तो ये व्यवस्था संविधान के अंदर दी गई ताकि हमारा कोई फायदा नेता वेता कोई भी व्यक्ति हो उठा ही ना सके, ठीक है, लिखित तौर पर डाल दिया। अब संविधान का जो फायदा होता है वो एक ये है, ठीक है, अब संविधान का फायदा पढ़ रहे हैं ना, तो संविधान के फायदे में जो दूसरा है वो ये है
बहुमत की निरंकुशता, ये शब्द आपके अंदर यहां पर दिया गया। बहुमत की निरंकुशता का मतलब होता है निरंकुश, जिसपे कोई अंकुश ना हो, यानी जिसपे कोई पाबंदी आप नहीं लगा सकते, उसे हम बोलते हैं निरंकुश। ठीक है। अब बहुमत का मतलब क्या होता है? बहुमत यानी कि जो सबसे ज्यादा है संख्या में, वो होता है बहुमत। लोकतंत्र में क्या है? लोगों का शासन है। जैसे मैं हिंदू मुस्लिम का एग्जांपल दिया था 80 और 20% का। वो 80% हिंदू को याद करो, अगर वो 20% मुस्लिम को दबाना चाहे, सिखों को दबाना चाहे, ईसाइयों को दबाना चाहे, तो वो दबा सकते हैं। ठीक है, यहां आपको यही समझने की जरूरत है सबसे मेन। तो वो दबा सकते हैं चाहे तो अगर वो किसी व्यक्ति को दबा रहे हैं, जैसे कि ये देखो, हाँ मैंने यहाँ फोटो भी लगाई है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये राइवल देख रहे हो, अमीर और गरीब का जो भी है, ये अमीर ये गरीब जो है, ये चाहे एक दूसरे को दबा सकते हैं ना। जैसे अमीर गरीब को दबा सकता है, हिंदू मुस्लिम्स को दबा सकते हैं, और जो कम्युनिटी है उसको दबा सकते हैं। तो इस तरीके से दबाव को ना बनाया जा सके, इस वजह से संविधान में कुछ नियम कानून ऐसे डाल दिए गए हैं, ये राइट्स दे दिए गए हैं कि कोई व्यक्ति किसी को दबा नहीं सकता। यानी आप बहुमत में हो तब भी आप इनके खिलाफ कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर इनके खिलाफ कुछ चीजें बना रहे, कानून बना रहे, तो वो संविधान के थ्रू हम कहाँ जा सकते हैं? हम कोर्ट में जाके उसको चुनौती दे सकते हैं। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, कोई भी ताकतवर जो समूह है दूसरे समूह से, या फिर वो जो कम ताकतवर समूह हो या व्यक्ति हो, ठीक है, ठीक है, उसके खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना कर सके। इसलिए बहुमत की निरंकुशता को क्या करती है भारतीय संविधान? हटा देती है। बहुमत जो होगा उसकी मनमानी नहीं चलेगी यहाँ पर। यहाँ हर व्यक्ति, अमीर गरीब, ठीक है, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, सब बराबर है। यहाँ कोई अलग अलग नहीं है, सब बराबर। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर यही रूल चल रहा है। अब हमारा अगला है भारतीय संविधान के मूल आयाम। ठीक है, जो फंडामेंटल फीचर है इस संविधान के, वो क्या है? अब ऐसे तो संविधान में कई सारे आर्टिकल है, 400 के आसपास हो चुके हैं इस समय, हम उसको पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। हमें मूल मूल फीचर्स को जानना है अभी, किस संविधान के अंदर जो मूल जो सबसे बेसिक है। जैसे आदमी के, इंसान के शरीर के अंदर तो आंख कान नाक पैर, हम यही तो सबसे मेन देखते हैं। अब हम अंदर टिश्यूज की बात नहीं कर रहे हैं, हम अंदर जो बैक्टीरियाज हैं जो हमारे लिए पॉजिटिव काम करते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या ऊपर के मेन हिस्से की बात कर रहे हैं, जो सबसे बेसिक्स है, जो चलाने के लिए जरूरत है, उसकी बात करें। तो ऐसा ही संविधान के अंदर कुछ बहुत ज्यादा मेन मेन चीजें हैं, उसके ऊपर अब यहाँ पर आपके बुकों में जो शब्द लिखे गए हैं उसको हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसके बाद इसकी क्वेश्चन आंसरिंग सीरीज भी लेके आऊंगा। आप कमेंट करना, आपको अगर पसंद आए तो आप क्वेश्चन आप चाहो तो आप डालना, मैं उसका आंसर करूंगा एक वीडियो बना के। ठीक है, आप करना कोशिश कि आपको क्या देखना पसंद है, आप बताना, मैं उस हिसाब से भी वीडियो आपको बना के डालूंगा इस वीडियो में, आप मतलब इस चैनल में डालना शुरू कर दूंगा। तो सबसे पहला है संघवाद। संघ का मतलब समझते हो आप? ग्रुप। ये सारे राज्य मैंने जैसे बताया था, राजा वाजा सब अलग अलग थे, वो सारे एक साथ मिलकर ग्रुप की तरह देश में काम कर रहे हैं। वो देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना, यहां पर मेन मतलब इसका इस सेंस में है। ग्रुप का मतलब है देश के अंदर क्या है, राज्य स्तर पर भी सरकार है। अभी मैं आपको मैप से समझाने की करता हूं कोशिश। ठीक है, पहले हम यहाँ पर स्लाइड पढ़ के चलेंगे, फिर आगे वहां पर उसके अंदर उसको पढ़ेंगे। तो देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना, और हमारे देश में राज्य स्तर की सरकारें अलग हैं, केंद्र स्तर की सरकारें अलग हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायत है और शहरों में नगर निगम की जो व्यवस्था है वो अलग अलग की गई है। अब आ जाओ स्लाइड पे। ठीक है, आपने पीछे पढ़ लिया। जो मूल आयाम है उसके अंदर पहला संघवाद पढ़ेंगे आप। ठीक है, भारत, ये पूरा भारत है। आपने ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनका नाम सुना ही होगा अक्सर। ठीक है, ये हमारे जो देश है, दिल्ली जो राज्य है, सॉरी, वहां पर के सीएम है, यानी कि ये कौन है? ये मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है अरविंद केजरीवाल। ये बंगाल की मुख्यमंत्री है, इनका नाम है ममता बनर्जी। तो आप देख रहे हो, ये दो मुख्यमंत्री है और एक प्रधानमंत्री है। तो ये कहां से ये लॉजिक आया? तो जो ये प्रधानमंत्री, ये पूरे इस भारत के क्या है? मुखिया हैं। मगर जो अरविंद केजरीवाल हैं ये सिर्फ दिल्ली के मुखिया हैं। ऐसे ये जो ममता बनर्जी हैं, ये मुखिया कहाँ की हैं? तो ये मुखिया है सिर्फ बंगाल की। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल है। यहां पर की मुखिया कौन है? ममता बनर्जी है। और अब आपको समझ में आएगा मेन चीज, संसद के अंदर कौन बैठता है? वो बैठता है, ये सारे के सारे आते हैं। ठीक है, सारे जो मेन पूरे देश के लिए जो कानून बनाया जाएगा पूरे भारत के लिए, वो बनाएगा नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसे हम केंद्र की सरकार कहते हैं। मगर वहीं पर बंगाल के अंदर कानून कौन बना सकता है? ये भी बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। ये जो प्रधानमंत्री है, सारे जो राज्य हैं, ये जितने भी स्टेट्स दिख रहे हैं, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई यूपी बिहार बंगाल, यहाँ सबके, केरल वगैरह जो भी मान लो, उसके लिए सबके लिए कानून कौन बना सकता है? वो बना सकते हैं मोदी। मगर जो केरल के अंदर जो राज्य चल रहा है, यहां पर जैसे हमने फोटो ले रखी है ममता बनर्जी की, लेके चलो, बंगाल की ये मुख्यमंत्री,
ये सिर्फ कानून बना सकती है वो बंगाल के लिए बना सकती है। अगर इसको कुछ ऐसे कानून बनवाने हैं जो सारे देश में लागू हो जाए या फिर कुछ ऐसे हित और सुझाव देने, तो वो इन्हें संसद में देना पड़ेगा। तो एक कानून तो हो गया जो मोदी जी चला रहे हैं, एक मतलब शासन व्यवस्था वो पूरे भारत को चला रहे हैं, और एक व्यवस्था होगी जो अरविंद केजरीवाल जी चला रहे हैं, ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी किसको चला रहे हैं? सिर्फ दिल्ली को चला रहे हैं। उसके बाद एक व्यवस्था सीएम की और है, ऐसी ही ममता बनर्जी, ये कहां कहां की सिर्फ सरकार को चला रही है? ये बंगाल की सरकार को चला रही है। तो यहां पर दो स्तर की सरकार होगी, एक जो पूरे देश को चला रही है, एक जो ये पूरे राज्य को चला रहे हैं। और एक राज्य के अंदर आपने पंचायत सुना होगा ना, ग्रामीण जो क्षेत्र है उसके अंदर एक व्यवस्था होती है पंचायत की, ठीक है। पंच परमेश्वर जिसे कहते हैं, सारे नियम कानून और जितने छोटे मोटे कर टैक्सेस लगाए जाते हैं वो पंचायत में लगाए जाते हैं। आपने शादी विवाह के अंदर देखा होगा कि पंचायत की जो भूमि होती है, जो वहां पर वो हॉल बनाए जाते हैं, मैरिज हॉल, उसके अंदर शादियां होती है गाँवों में, तो पंचायत के अंदर होती है। पंचायत का मुखिया वहीं का ही होता है आसपास का, तो वो मिल जाता है और लोगों की जो सुनवाई है वो तुरंत तौर पर हो जाती है। क्योंकि आप तो पंचायत का अगर मुखिया रोड पे जा रहा है, आप तो डायरेक्ट उनसे रोक के बता सकते हैं ना, मुखिया जी ये दिक्कत आ रही है हमारे यहाँ पर, मगर आप क्या इनके पास जा सकते? नहीं जा सकते। तो ये व्यवस्था इसलिए ही लागू की गई ताकि नीचे के स्तर पे जो लोकतंत्र है यानी लोगों का शासन है वो स्थापित हो सके, तो पंचायत की व्यवस्था की गई। तो आपको तीनों स्तर के सरकार समझ में आ गए। केंद्र स्तर पे जो पूरा, केंद्र का मतलब है पूरा का पूरा संपूर्ण भारत। उसके बाद आता है राज्य स्तर। राज्य स्तर का मतलब है जो इनके पर्टिकुलर एरिया, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी का है, और दिल्ली जो यहाँ पर पड़ता है उसके अंदर किसका? अरविंद केजरीवाल का। ऐसे ही महाराष्ट्र की अलग सरकार है, गुजरात की अलग सरकार है, जम्मू कश्मीर की अलग सरकार है, असम, ये सारी की सारी सरकारें अलग हैं यहाँ पर जितनी भी है। तो ये क्या है? ये दो स्तर की सरकारें हो गई। तीसरे स्तर की सरकारें कहाँ पर मिलेंगी आपको? गांवों में मिलेगा ग्राम पंचायत, और शहरों में आपको मिलेगा नगर निगम। आपने देखा नगर निगम प्राथमिक विद्यालय, आपका शायद से स्कूल अगर आप 5वीं तक पढ़े हो, नगर निगम प्राथमिक विद्यालय, तो वो किसके अंदर आता है? एमसीडी जिसे हम बोलते हैं, एमसीडी उसके पास आता है। तो ये क्या है? ग्राम पंचायत है। शहर आगे तो ग्राम की जगह हटाकर यहां पर क्या कर दिया? एमसीडी कर दिया, उसको नगर निगम कर दिया, ठीक। तो ये 3 स्तर की सरकारें हमारे यहाँ पर देश में काम करती हैं। ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे जो चुनाव होते हैं वो तीनों स्तर के होते हैं। एक तो आपने देखा होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर से ही नरेंद्र मोदी का चुनाव हो जाता है, ये मान के चलो आप। एक होता है चुनाव विधानसभा का, वो चुनाव होता है अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे हुए लिए। एक चुनाव होता है निगम पार्षद का, वो दिल्ली के अंदर निगम पार्षद का होता है, गांव में पंचायती का चुनाव कहते हैं उससे। निगम पार्षद का मतलब है वो एमसीडी का चुनाव हो रहा है, यानी कि जो आपके यहाँ पर नाली का सफाई देख रेख का काम करेगी, पानी व्यवस्था का जो काम करेगी वो कौन करेगी? पंचायत करेगी। तो इस तरीके से 3 स्तर पर बांट दिया गया ताकि लोगों के शासन को यानी जनता की पहुंच जो है वो सरकार तक हो सके, यानी सरकार के जो नुमाइंदे हैं जो सरकार को चला रहे हैं उस तक हमारी डायरेक्ट पहुंच हो सके। तो ये 3 सरकार के जो फीचर्स थे वो दिए गए हैं। संघवाद का मतलब यहाँ पर यही दिया गया है, मगर संघवाद का मतलब ये होता है कि सारे के सारे देश जो है वो आपस में मिलकर काम करते हैं और एक कंबाइंड होकर उसको काम करने की कोशिश करते हैं। जब आप बड़े स्तर पर पढ़ने जाओगे तो आपको यही लॉजिक पढ़ने को मिलेगा कि कई सारे राज्य मिलकर आपस में मिले, क्योंकि यूपी, बिहार, हरियाणा, झारखंड कई अलग अलग राज्य नहीं, टूट के अलग भी तो हो सकते थे। 1946 से पहले की स्थिति को याद करो, जब राजा और महाराजाओं का टाइम था, अंग्रेजों का टाइम था, वो अलग हो सकते थे, मगर उनको जोड़े रखने के लिए उन्होंने ऐसा ही सिस्टम बनाया कि सब एक रहेंगे और शासन व्यवस्था ऐसे चलाएंगे। संसदीय शासन पद्धति, यानी संसदीय शासन पद्धति में सरकार के सभी स्तर पर प्रतिनिधि का चुनाव आम आदमी के स्वयं करते हैं। आम आदमी स्वयं करते हैं, प्रतिनिधि का चुनाव है उसे आम आदमी स्वयं करता है। प्रतिनिधि समझ गए? आपने एक एमएलए चुना या आपने एक निगम पार्षद को चुना, आपके पिताजी ने चुना, आपके घर वालों ने चुना। आप तो खैर अभी वोटिंग राइट के अधिकार पे नहीं हुए होंगे अगर आप 8th क्लास के बच्चे हो तो ये जितने भी अधिकार जो हैं वो आपके माता पिता को मिले गए हैं, आपके बड़े भाई को मिले होंगे वोट डाल के जो अगर आते होंगे वो। तो वो क्या, वो एक प्रतिनिधि को चुन रहे हैं। प्रतिनिधि को क्यों चुन रहे हैं? ताकि वो उसके, हमने आपको सहमति दी है, आपको हम सहमति दे रहे हैं, आप हमारे तरफ से जाओ और शासन व्यवस्था में जो भागीदारी है वो करो, ठीक है। आम भारतीय नागरिक जो है वो चुनाव लड़ सकता है। ये संसदीय शासन पद्धति के फीचर्स हैं। आम आदमी यानी आपके भाई भी चाहें तो जो इनकी एलिजिबिलिटी है टिकट वगैरह लेके चुनाव में जाके खड़े हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव का प्रचार कर सकते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो ये जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है यानी कोई भी व्यक्ति जो 18 साल की उम्र से के ज्यादा हो वो जाके वोट कर सकता है कि किसका शासन को लाया जाए, कौन से व्यक्ति को शासन व्यवस्था पे लाया जाए, कौन सी सरकार आई, इसके बारे में जो चुनाव करेगा वो क्या होता है? सार्वभौमिक, यानी कि सभी जो भी व्यक्ति 18 वर्ष के हैं उनको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो पागल ही क्यों ना हो, वोट देने का अधिकार सबको दिया गया है यहाँ पर, ठीक है।
भारत ही एकलौता ऐसा देश था जिसके अंदर एक साथ वोटिंग राइट सबको दिए गए, महिलाओं पुरुष दोनों को। ब्रिटेन जो था 1920 के आसपास में उसने वोटिंग राइट दिए महिलाओं को। उससे पहले जो वहां की महिलाएं थी, औरतें थी, वो वोट डाल ही नहीं सकती थी। सिर्फ आदमी आदमी वोट डाल सकते थे, मैन मैन। आप समझ रहे हो कितना बड़ा भेदभाव है। अमेरिका में भी डायरेक्ट नहीं दिया गया। अमेरिका में जो शुरू में दिया गया, उसके बाद जो वहां पर कहे जाने वाले काले लोग थे, उनको वोटिंग राइट 80-90 साल के आसपास के बाद दिया गया। उसके बाद 60-70 साल के बाद और जब मेहनत की गई और संघर्ष जब किया गया, तब वहां की महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। और उसमें भी सिर्फ गोरी जो चमड़ी की महिलाएं थी उनको डालने का अधिकार दिया। उसके कुछ सालों बाद फिर जो ब्लैक स्किन वाली महिलाएं थी, तथाकथित रूप से जिन्हें वो ब्लैक कहते हैं, उनको वोटिंग राइट दिए गए। मगर यहाँ भारत इकलौता देश था जिसके अंदर कोई भी धर्म हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी रंग रूप का कुछ भी हो, 18 साल के ऊपर है, आप जाके वोट डाल लो, ये राइट दिया गया। तो ये सबसे बड़ा फ्यूचर जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो भारत के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये जो करने वाले व्यक्ति थे वो सारे के सारे संविधान निर्माताएं थे। नर्मदा जितने भी वो संविधान को निर्माण कर रहे थे, वो सारे के सारे लोग थे। वो काफी पढ़े लिखे और काफी समझदार थे, क्योंकि वो जो इतने साल से अंग्रेजों के शासन से पीड़ित थे, तो उन्हें पता था कि हमें अब जो अपने देश को आगे चलाना है, तो उसके अंदर हमारे शासन की व्यवस्था के बिना शासन चल ही नहीं सकता। तो लोगों की भागीदारी लोगों को चलाने के लिए तो होनी ही चाहिए, है ना। ये नहीं कि कोई हमारे को कोई और गाइड क्यों करे, हमारे को भी जो चलाए वो हम सब एक साथ में मिलकर कार्य करें और ऐसे नियम बनाए जो हम सबके लिए ठीक हो। तो वो सारे के सारे कार्य, इसी वजह से ये जो राइट्स दिए गए हैं, वोटिंग का राइट, क्यों ना अधिकार हो यार, मेरे कानून मेरे इच्छा के अनुसार बने। तो मैंने एक व्यक्ति को चुना है, वो जाके वहां संसद में बैठ के कानून बनाएंगे। और कानून किसके? हमारे हिसाब से, हमारे लिए बनाएंगे, हमारे हितों के लिए बनाए जाएंगे। अब एक और है शक्तियों का बंटवारा। हमने शुरू में अपनी इन वीडियो में चर्चा की थी राजा के बारे में, कि राजा के पास तीनों पावर है। किसकी? वो कानून बना सकता है, वो कानून को लागू करवा सकता है, और न्याय भी वही कर सकता है। मैंने उदाहरण दिया था ना कि वो उसके बेटे को छोड़े या ना छोड़े, ठीक है, वो राजा की मर्जी होती थी न्याय व्यवस्था में। मगर ये नहीं हो पाएगा यहाँ पर ये तीनों जो अंग है, पावर ऑफ सेपरेशन का सिद्धांत कहते हैं इसको, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि ये तीनों अंग एक दूसरे पर पाबंदी लगाते हैं और शक्ति संतुलन का जो सिद्धांत है, यानी पावर ऑफ सेपरेशन, उसको बनाए रखते हैं। पावर ऑफ सेपरेशन, शक्ति संतुलन का सिद्धांत कहते हैं इसको हम, पावर ऑफ सेपरेशन। यानी जो विधायिका के पास पावर है, जो न्यायपालिका के पास पावर है, और जो कार्यपालिका पावर है, इनमें से कोई एक नहीं है कि एक ही व्यक्ति में पावर हो। एक ही व्यक्ति पर यदि ये सारा पावर होता तो वो क्या कहलाता? वो कहलाता राजा। मगर राजा को जब हटाया और लोगों के पास जो पावर आई, यानी लोग कौन है? जो हम हैं, आप हैं, वो हमने मिलकर एक व्यक्ति को चुना। उस व्यक्ति का जो नाम है वो है ये नरेंद्र मोदी, मान लो, ठीक है। ये कानून कहाँ बनाते हैं? वो बनाते हैं कानून संसद के अंदर, ठीक है। अभी हमने संसद के बारे में भी जिक्र किया है कि मोदी जब कानून बनाएगा तो वो पूरे देश में लागू होगा, ठीक है। अभी हम मोदी के हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है। अभी हम राज्य स्तर पर नहीं जा रहे, हम मोदी के स्तर से इस बातें को शुरू करेंगे उतर की। तो ये 3 अंग बनाए गए, एक जो नियम कानून बनाएगा, एक जो नियम कानून को सुचारू रूप से, जो उसमें कोई गड़बड़ियां कर रहा है उस पर दंड देगा, ताकि उसको नियम कानून को लागू किया जा सके। और नियम कानून को जो लागू करवाएगा वो है कार्यपालिका। ये बड़ा कंफ्यूजन है कि कार्यपालिका, अक्सर बच्चों को पता नहीं चलता कि यार ये विधायक तो समझ में आ रहा है जो नियम बना रहे, न्यायपालिका भी समझ में आ रही जो कानून व्यवस्था पे कोई अगर उल्लंघन कर रहा है तो उस पर दंड दे रही। मगर ये कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका पुलिस प्रशासन होती है। आईपीएस आईएएस अधिकारी जो आपने कभी अभी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, कभी आपने सुना हो, तो आईएएस आईपीएस अधिकारी जो है वो नियम और कानून को लागू करती हैं, और नियम कानून यही तय करते हैं। ये सिर्फ कानून बना देते हैं और ज्यादा नियम ये नहीं तय करते। नियम कानून, आपको हैरानी होगी जानकर, वो सारे के सारे ये बनाते हैं, आईपीएस आईएएस अधिकारी हैं वो बनाते हैं ये नियम कानून, क्योंकि यही मेन वहां पर लोगों के बीच में जाके शासन व्यवस्था को लागू करते हैं। और इनके जो नियम कानून पे कोई उल्लंघन करता है तो वो न्यायालय में जाता है उसके लिए, उल्लंघन को तोड़ने के लिए या फिर उससे बचने के लिए, जो भी प्रक्रिया हो न्यायपालिका में हो सकती है। दंड की व्यवस्था जो है वो न्यायपालिका करती है। तो ऐसे ही करके तीनों को अलग अलग पावर दी गई है, ताकि राजा जो है, एक व्यक्ति जो है वो मनमानी ना कर सके। तो तीनों के पास अलग अलग पावर है। तो कभी न्यायालय जो है वो सरकार पे दबाव डालेगा, न्यायालय है वो इस पे दबाव डालेगा, ये जो है ये व्यक्ति पे दबाव डालते हैं। और इनमें से सबके पास एक खास है, ये न्यायालय पे दबाव नहीं डाल सकते। भारत के अंदर जो न्यायालय है स्वतंत्र और निष्पक्ष है, इसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता। यही सबसे बड़ा खेल है यहाँ पर, कि आप जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर दबाव ही नहीं डाल सकते। सुप्रीम कोर्ट चाहे
तो नरेंद्र मोदी के फैसले को बदल दे, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पुलिस वालों के फैसले को बदल दे। वो कौन करेगी? वो करेगी न्यायपालिका। तो ये सबसे बड़ा फीचर है पावर ऑफ सप्रेशन का। जब सिद्धांत आया तो वो सिर्फ राजा के राजतंत्र को तोड़ने के लिए आया था कि राजा के अंदर तीनों पावर नहीं होने चाहिए। एक व्यक्ति में अगर ये तीनों पावर है तो वो जिस मर्जी को चाहे सूली पर टांग दे। मेरा दिल करता है सामने वाले बंदे को टांग दूं तो उसे उसी टाइम हैंड टू हैंड टांग दूंगा, कोई सुनवाई नहीं। ठीक है ना, इंसाफ हैंड टू हैंड मिलेगा। ऐसे वाला सिस्टम पूरी समझ लो साउथ की पिक्चर बन जाएगी उस बंदे के हाथ पे। तो राजा का आपने अक्सर देखा होगा, जब जिक्र सुने होंगे तो यही सुने होंगे कि राजा की मर्जी चलती थी, वो किसी को भी सूली पर टंगवा देता था। तो ये जो एक व्यक्ति के अंदर तीनों पावर देने का मतलब यही है कि उसको राजा का अधिकार दे देना और वो उसे पावरफुल बना देना, दूसरे लोगों को कमजोर बना देना। तो ये शक्ति का बंटवारे का जो सिद्धांत था वो दिया गया। ठीक है, यहाँ हमने पार्लियामेंट देखा ना, इसके अंदर क्या था, इसी में हमारा जो देश है उसके अंदर के जितने नियम कानून है, जो पूरा भारत मैंने आपको बताया था, वो इस जगह पे बैठ के बनाया जाता है। जैसे आपका स्कूल है वैसे ही ये पार्लियामेंट बोलते हैं इसको हम, संसद। यहाँ पर बैठ के कानून बनाया जाता है पूरे देश के लिए। ठीक, तो अभी मेरे हिसाब से अगला चैप्टर अभी आने वाले हैं कुछ चैप्टर, उसके अंदर इसको और भी बड़े बारीकी से डिटेल में चर्चा करेंगे। और चर्चा इतनी डिटेल में करेंगे कि आप सामने वालों को भी चौंका दो कि क्या नॉलेज है। तो यहां हम रट नहीं रहे, सिर्फ हम इसे समझते हुए जा रहे हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार का हमने जिक्र कर लिया था, आर्टिकल 12 से 35 मैंने पिछले ही उनमें स्लाइडों में बता दिया आपको। ठीक है, ये भाग 3 में दिया गया है, संविधान अंतरात्मा भी कहते हैं। और मैंने वहां पर जिक्र भी किया था कि संविधान की जो ये मूल अधिकार वाले भाग है, इसको संविधान की अंतरात्मा किसने कहा था? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था। छुआछूत जो सबसे ज्यादा शिकार रहे हैं जो इस घटना के, वहां पर सबसे ज्यादा वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ही रहे हैं। आपको एक प्रसंग बताता हूं, जब वहां पर संविधान सभा के आखिरी में साइन हो रहा था, तो जब B.R. अम्बेडकर ने साइन किए तो उनसे वहां पर कहा उसके पीछे वालों ने कि आप ऐसा करो, ये कलम को साथ ले जाओ। मतलब वो उस पेन को भी छूने का एक तरीके से अपमान समझ रहे थे। छुआछूत इतना ज्यादा प्रचलित था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की ही आपने कहानियां सुनी होंगी। जब वो स्कूल में जाते थे तो वो स्कूल से बाहर बैठते थे। जब उनका पानी पिलाने वाला अगर जिस दिन स्कूल में नहीं आया तो उन्हें बिना पानी पिए ही स्कूल में पूरा दिन बिताना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो नीची जाति के थे। वहां पर यही कहा जाता था कि नीची जाति को अपर कास्ट के साथ बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरीके से जो फंडामेंटल राइट्स है वो उन्होंने दिए कि उसमें डायरेक्टली लिखवाया कि छुआछूत अबॉलिश्ड, छुआछूत समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, कोई छुआछूत नहीं होगा किसी, मगर उन्हें उनके बाद भी उन्हें वो चीज झेलनी पड़ रही है। आज भी आप दिल्ली में हो तो आपको ये झेलने को नहीं पड़ रही। अगर आप दूर दराज के गांवों के इलाकों में अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो शायद क्या पता आपके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा हो। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो आप कुछ आवाज उठा सकते हैं। जी हाँ, आप संविधान के थ्रू आवाज उठा सकते हैं। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया है, ठीक है, उसके ऊपर आप क्लेम करके इस पे उठा सकते हैं। मगर वही है ना कि कौन इतना पैसा, कौन इतना समय लगाए, और इतनी नॉलेज भी नहीं है। जो व्यवस्था है वो बहुत खर्चीली है, तो इस वजह से ये नहीं हो पाता। मगर यहाँ पर संविधान में जो है वो ये व्यवस्थाएं दी गई हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार इसलिए दिए गए ताकि एक व्यक्ति दूसरे पे अपना नियंत्रण ना कर सके, क्योंकि अंग्रेज भी यही करते थे। मैंने आपको शुरू में सारी चीजें मैंने आपको स्लाइड में बता दी है कि अंग्रेज के, और जब मैं मौलिक अधिकार पढ़ा था तब मैंने यही तो कहा था कि अंग्रेज के टाइम पे यही वो फंडामेंटल राइट्स हैं, यही वो मौलिक अधिकार है जो हमें दिए नहीं गए थे। और यही आजादी के बाद जो मेन बेसिक फर्क आया वो यहीं पर आया, क्योंकि संविधान पहले भी अंग्रेज जब थे तब भी संविधान था। सबसे शुरू में आया भारत शासन अधिनियम 1909, उसके अंदर हमें कुछ अधिकार दिए गए। ठीक है, फिर आया भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं हम। ठीक है, वो उसके अंदर फिर हमें और राइट मिले गए। प्रांत जो है ना, जो राज्य जो है यूपी बिहार ऐसे वाले, इसके अंदर हमारी सरकार चलने लग गई थी। 1935 में डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे थे और सरकार किसकी चल रही थी? अंग्रेजों के, जो अंग्रेजों का एरिया था वो जो येलो वाला, उसके अंदर जो सरकार चल रही थी वो व्यक्ति हमारे ही आम जनता की चल रही थी। हमारे भारतीय ही वहां पर सरकार के पदों पर थे। ये आपको बड़ा आश्चर्य होगा जान करके। अंग्रेजों के टाइम पर भी अंग्रेज नहीं थे, वो सब पीछे से रूल करते थे। मगर करने का तरीका क्या था? आपको बस पुतली की तरह खड़ा कर रखा है, सारे नियम कानून वहां पीछे से वो तय कर। तो ये व्यवस्था थी सरकार की तरफ। मैं देखो यहाँ पर आपको आपके किताब के हिसाब से नहीं समझा रहा, और जितनी भी बारीकी हो सकती है, जो नॉलेज मेरे हिसाब से आपको देनी चाहिए एक 8वीं कक्षा के हिसाब से, मैं उससे ज्यादा ही देने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि आप जैसे देश को समझ रहे थे ये वैसा नहीं है, ये उससे बदला हुआ है। और हर एक चीज एक लॉजिकली सिस्टमैटिक तरीके से लाई गई है, तो आपको वो समझ में आए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और यहाँ पर मैं उसी चीज पे फोकस कर रहा हूँ, पीछे भी बता रहा हूँ आपको, इस टाइम का भी बता रहा हूँ। तो मैं सिर्फ बुक के फोकस नहीं कर रहा, मैं आपको उसको समझाने पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ताकि आप ये स्टोरी आप कभी भी लिख सकते हैं
और आपको नंबर मिल ही जाएंगे बेहतर। बाकी क्वेश्चन आंसरिंग की सीरीज जैसे मैंने कहा वो हम चलाएंगे अभी धीरे धीरे करके। अभी सिर्फ पहले इसकी पहले पूरे चैप्टर आएंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसरिंग के ऊपर भी हम आएंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। धर्मनिरपेक्षता ये सबसे बड़ा है और इसका चैप्टर भी मेरे हिसाब से आपका तीसरा के आसपास है। वो भी अब जब लोड करूंगा तो मैं आपको इसके बारे में और खुल के बताऊंगा कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो आपके पहले पार्ट में है उसको अभी हम यहाँ पर समाप्त करने जा रहे हैं। तो हम इसको सबसे छोटे रूप में समझने की कोशिश करेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो ठीक है, हमारा यहाँ पर अब खत्म भी होने वाला है। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? कोई भी धर्म राज्य के लिए, यानी जो भारत है पूरे भारत में बड़ा नहीं है। क्योंकि मैंने एग्जाम्पल दिया था हिंदू और मुस्लिम का 80 और 20% का, ठीक है। ऐसा है नहीं, पर मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था कि आप बच्चों आप समझ जाओ कि मैं मोटा चीज जो मोटी मोटी बात है वो क्या समझाना चाहता हूँ। 80% जो हिंदू धर्म को मान रहे हैं, यानी हिंदू 80% भी बराबर है और 20% मुस्लिम भी बराबर है। इसी में सिख ईसाई जैन जो भी हैं वो सारे के सारे बराबर हैं। और जो पूरा देश यानी कि राज्य, राज्य का मतलब यहाँ पर पूरा भारत है, ठीक है। आप यूपी बिहार से नहीं लेना, इसे पूरे भारत में लेना। अब पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में राज्य की चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य किसी भी धर्म को तवज्जो नहीं देगा। सारे धर्म राज्य की नजरों में बराबर हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे और कोई कम्युनिटी हो, सारे के सारे इक्वालिटी है, सब बराबर है। किसी को ऐसा नहीं है कि ऊंचा समझा जाएगा, नीचे समझा जाएगा, या किसी को कम समझा दिया जाएगा, किसी को ज्यादा समझा जाएगा, किसी को कम महत्व दिया जाएगा, किसी को ज्यादा दिया जाएगा। संविधान में सबको एक बराबर का महत्व दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके अंदर कई सारे अधिकार दिए गए हैं जो धर्म से रिलेटेड हर धर्म के लोगों के लिए। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक है। उसे अपना धर्म पसंद नहीं आ रहा, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो सकता है, दूसरे धर्म का अपना सकता है। तो ये सारे फीचर धर्म के अधिकार के अंदर हमें दिए गए। इतना लिबरल, इतना स्वतंत्र संविधान हमारे यहाँ बनाया गया। यानी व्यक्ति, आप देख रहे हो यहाँ पर जितना कुछ हो रहा है, यहाँ व्यक्ति को आजादी मिले जा रही है। संविधान है नहीं, एक्चुअल में ये क्या है, ये व्यक्ति की आजादी की किताब मान लो इसको एक तरीके से, कि व्यक्ति की आजादी के ऊपर ही सारा बात हो रहा है। व्यक्ति का आजादी मिल रहा है, क्यों? व्यक्ति पे ही कोई अत्याचार ना हो जाए, इस वजह से ही तो संविधान आया है। संविधान के नियम कानून किस लिए? कि व्यक्ति व्यक्ति पे राज ना कर ले, इसलिए नियम कानून सब कुछ रुके, मतलब बराबरी के तौर पर लाने के लिए ही बनाए गए। अब आपके पार्ट के अंदर जो आपका ये जो पहला पार्ट था, ठीक है, भारतीय संविधान, इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली दी गई है। एक तो आपके वहां पर ब्लू ब्लू हाईलाइटेड है, वो नहीं, ये कुछ जटिल मुद्दे हैं जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको एडवांस लेवल पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि बच्चा 8th क्लास में हो, वो हायर रैंकिंग में आए, ठीक है। नॉलेज की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन है मार्केट के अंदर। आप सो रहे हो, दूसरा बच्चा जाग रहा है, ठीक है। आपका बैकग्राउंड अगर पीछे है, अगर हमारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, हमें नहीं पढ़ा पा रहे, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, नॉलेज गेन करें। क्योंकि जितनी नॉलेज आप गेन करोगे, आप देखेंगे 9th में वही आ रहा है, 10th में वही आ रहा है, 11th में वही आ रहा है, 12th में वही आ रहा है, थोड़ा 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 स्तर बढ़ता जाएगा, मगर सब कुछ वही रहेगा। संविधान तो नहीं बदल जाएगा ना आपके 10वीं क्लास में जाने से, संविधान वही रहेगा। तो इसका मतलब जो लॉजिक्स हैं वो वहीं के वहीं ही रहेंगे। तो आपको जरूरत नहीं है कि चीज रटने की, आपको समझने की जरूरत है। और ये समझ ऐसी होनी चाहिए कि परमानेंट रहे। इस वजह से जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उसे हम समझाएंगे। बहुमत की निरंकुशता, इसको मैंने आपको समझाया था, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति जब ज्यादा के ज्यादा ग्रुप में हो जाए, एक चाहे वो धर्म हो, चाहे समुदाय हो, एक जाति व्यवस्था के हो, एक गांव के ही क्यों ना वो लोग हों, ये जब ज्यादा संख्या में हो जाएंगे और वहां पर रहने वाले कुछ ही व्यक्ति हैं, तो उसको वो दबा ना दे, ये क्या कहलाएगा? बहुमत की निरंकुशता। जब वो इतने सारे व्यक्ति मिलके एक या दो या कुछ व्यक्ति को दबा दे, तो ये बहुमत की निरंकुशता कहलाती है। राज्य, ये कंसेप्ट सबसे ज्यादा समझने की आपको जरूरत है। राज्य, राज्य का एक तो रूप करते हैं आम आदमी। राज्य का मतलब क्या है? जैसे भारत में कहेंगे हम राज्य क्या है, मैं यूपी राज्य का हूं, मैं बिहार राज्य का हूं, मैं झारखंड राज्य का हूं, ये वाला राज्य। ये राज्य यहां पर प्रयोग नहीं होता। जब आप इस राज्य को कब प्रयोग करेंगे? जब आप लोकल एरिया के हिसाब से बात करेंगे तब। मगर जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी वर्ल्ड परिप्रेक्ष्य से जब राज्य की बात करेंगे, तो वहां पर भारत का नाम आएगा। और भारत का नाम क्यों आएगा? क्योंकि राज्य के ना 4 फीचर्स, फंडामेंटल फीचर्स 4 हैं। जैसे आप ये, हमने एक फंडामेंटल फीचर की बात की ना, आंख, नाक, कान, पैर, हाथ पैर, जो व्यक्ति के फीचर हैं ये हैं। तो ऐसे ही राज्य के हैं। उसमें क्या आता है? एक तो आता है संप्रभुता, ठीक है। एक आता है इसके अंदर जनसंख्या, जनसंख्या भी कितनी पर्याप्त होना आता है। और एक आता है भूभाग, ठीक है, भूभाग। और जो चौथा आता है वो आती है इसके अंदर, और जो इसमें चौथा जो आता है वो आता है इसके अंदर सरकार, ठीक है। तो 3 मैंने वहां लिखवा दी थे, चौथा ये था सरकार।
तो ये सारे मिलकर क्या करते हैं, एक राज्य का निर्माण करते हैं। राज्य मतलब जिसके पास अपनी पावर हो यस और नो करने की, वही राज्य कहलाता है। जिसके पास यस नो करने की पावर नहीं है, राज्य तो कहलाएगा मगर उसके पास संप्रभुता नहीं होगी। तो यहाँ जो राज्य का यूज हुआ वो इस वाले टर्म में यूज हुआ, यहाँ पर यूपी बिहार के टर्म्स में यूज नहीं किया। यहाँ पर मैं आपको जो दूसरा पक्ष समझाना चाहता हूँ वो यही था कि वर्ल्ड व्यू के अंदर जब आप बात करोगे राज्य की, तो राज्य का मतलब भारत राज्य से होगा। भारत एक राज्य है, उसके अंदर यूपी बिहार नहीं, भारत एक स्टेट है, ये कहा जाएगा भारत राज्य। संप्रभुता, अभी मैंने आपको संप्रभुता लिख के बताया था ना, ठीक है, संप्रभुता होनी चाहिए। तो संप्रभुता का मतलब क्या होता है, जिसके पास अल्टीमेट पावर है यस और नो करने की। एग्जाम्पल, आप कह रहे हो मेरे को 9th पढ़ना है किसी बड़े स्कूल से। मान लो आप चाहते हो कि मैं बाहर जाके पढूं, लंदन में। आपकी मम्मी कह रही है ठीक है बच्चे आप लंदन जाके पढ़ो, मगर आपके पिताजी कह रहे हैं मैं लंदन जाके नहीं पढ़ूंगा, पढ़वाऊंगा नहीं, मैं तो बच्चे को दिल्ली में ही पढ़वाऊंगा या फिर जहां हम रहते हैं वहीं पढ़ेंगे। तो इस कंडीशन में यदि आपकी मम्मी पापा को बनवाने के लिए राजी हो जाती है कि वो बच्चा लंदन में ही पढ़ेगा, तो यहां पर संप्रभु कौन हुआ, संप्रभुता किसके पास हुई, वो ही आपके माता के पास, क्योंकि फाइनल कहा सुना और करा किसका जा रहा है, आपकी माता जी का। मगर वहीं पापा के कहने पर आपका एडमिशन दिल्ली में ही रह गया, तो इसका मतलब क्या है, संप्रभु कौन है यहाँ पर, यानी जो सबसे जिसके ऊपर कोई प्रभुता ना हो, यानी जिसके ऊपर कोई, जैसे भगवान को संप्रभु कहा जाता है, प्रभु समझ रहे हो ना, प्रभु भगवान, भगवान को कोई निर्देश नहीं दे सकता, वो निर्देश नीचे वाले को ही देगा। तो यदि आपके पापा कहते हैं कि ये बच्चा यहीं पढ़ेगा, तो वहां संप्रभु कौन हो गया, आपके पिताजी हो गए। कि अगर आपके पिताजी ने आपको कहा कि ये बच्चा यहीं पढ़ेगा तो संप्रभुता पिताजी के पास है। अगर माता जी ने कहा कि बच्चा वहां पढ़ेगा और उसकी बात को आगे रखी जाती है माता जी की, तो संप्रभुता माता जी के पास आएगी। यानी जैसे आपको घर में पता है कि मेरे को किसके आगे रोने से चीजें मिल जाएंगी, तो संप्रभुता उन्हीं के पास ही होती है जिनका घर के अंदर सारा दबदबा चलता है। ज्यादातर माताएं होती हैं जिनका दबदबा चलता है। आपकी मम्मी का भी दबदबा आपके घर के अंदर चलता होगा, है ना। मम्मी ने बोल दिया कि बच्चे आज यही खाना है, तो पापा भी कुछ नहीं कर सकते, खाना वही मिलेगा। ये संप्रभुता है। और यही राज्य का बेसिक और सबसे बड़ा फीचर होता है, संप्रभुता। यानी हमारे ऊपर कोई किसी तरीके की बातों की मनमानी नहीं करवा सकता। हम जो पॉलिसीज बना सकते हैं, जो बना रहे हैं, वो सिर्फ हम बना रहे हैं और हम अपने देशवासियों के लिए बना सकते हैं। तो हम पे कोई दबाव डाल के उस पॉलिसीज में कोई बदलाव नहीं कर सकता। ये सारे कहाँ फीचर हैं, ये हैं संप्रभुता के फीचर, और ये फीचर जाते हैं राज्य के अंदर भी। तो संप्रभुता जो शब्द था ये बहुत जटिल शब्द था, और मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। जो मम्मी और वो पापा का जो एग्जाम्पल है उससे आप इसको समझने की कोशिश करें, और ये बहुत ही आने वाले समय में संप्रभुता जब आप शब्द सुनोगे तो आप समझ जाएंगे कि संप्रभु का मतलब क्या है, जिसके पास अल्टीमेट पावर है यस और नो की। उसने बोल दिया यस तो यस है, उसने बोला नो तो नो है, ठीक है। संप्रभुता ये है। प्रिंसिपल ने आपके स्कूल में क्लास में बोला कि आज कक्षा 8 के कोई भी पीरियड नहीं लगेंगे, वो सारे के सारे गेम्स के पीरियड में जाएंगे, तो प्रिंसिपल का कहना कोई टाल नहीं सकता। तो संप्रभु कौन है, प्रिंसिपल है। यानी अल्टीमेट पावर किसके पास है, वो प्रिंसिपल के पास है। आपके क्लास टीचर भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा मान लो इसको। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली थी जो मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश की। यदि आप चाहते हैं कि हम जो आपके क्वेश्चन आंसरिंग है उसके ऊपर बात करें, डिस्कशन करें, तो आप कमेंट करना, हम उस पर भी विचार करेंगे, वीडियो लाएंगे, ठीक है। और इसके बाद से इसके जो दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, एक एक करके हम पूरी की पूरी सीरीज बना के प्लेलिस्ट करके अपने इस चैनल पर डाल देंगे। तो आपको अगर कोई सुझाव देना हो तो आप दे देना, आपको कुछ और वीडियो के अंदर इंप्रूवमेंट चाहिए हो तो वो आप बताना, ठीक है। आपको और लेक्चर को किस तरीके से देखना पसंद है तो वो आपको बताना। अब मैं कोशिश करूंगा और विजुअल्स इफेक्ट वगैरह डाल के आपको इस लेक्चर को आगे, इन वीडियो को आगे समझाऊं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ें। इससे क्या होगा, आगे आने वाली वीडियो जो है वो आपको पता चल जाएंगी। यदि आप लाइक करते हैं वीडियो को तो हमें इससे प्रोत्साहन मिलता है और हम वीडियोस पे और अपनी मेहनत को लगाएंगे ताकि आपके लिए कंसेप्ट को और इजी वे में लाके और अच्छे तरीके से समझा सके। धन्यवाद।